देखिए, पुलिस के पास संसाधन सीमित हैं, रिसोर्सेज सीमित हैं। जैसा मैंने बताया कि जब 4 महीने आदमी को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, उसमें ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा था, तो थाना प्रभारी वो ड्यूटी भी कर रहे थे, साथ में टीम भी बाहर भेजनी थी। हमें तो उस समय एक्स्ट्रा बल चाहिए था। हम लोग आप लोग के सहयोग से, जो रक्षा समिति के सहयोग से हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी ले रहे थे। हॉस्पिटल की ड्यूटी चल रही थी, वहाँ भी समस्याएं थी, तो संसाधन लिमिटेड रहते हैं। उसी में और भी बच्चियां जा रही थी उसमें करने में तो लेट करती क्योंकि इसमें संसाधन नहीं, फेरबदल तो एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। पिछले साल भी कई थाना प्रभारी चेंज हुए हैं। आप देखेंगे तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर आपको डेटा चाहिए तो डेटा भी दे दीजिए। कार्रवाई की बात करेंगे तो पिछले साल 5 से ज़्यादा आरक्षक सेवा से पृथक किए गए हैं। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। तो जब कोई भी अगर आप क्रेडिबल एविडेंस देते हैं तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होती है, जांच भी होती है। और कोई भी आप फैक्ट लाएंगे, हम तो सभी को मतलब आज भी इनवाइट करना चाहेंगे, आपके माध्यम से भी इनवाइट करना चाहेंगे। दूरस्थ थाने हो, सिंगोली हो, रामपुरा हो, कोई भी थाना हो, अगर आपके पास कोई भी इस तरह के अगर कोई भी आपको समस्या फेस हो रही है तो आप तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। हम लोग डेली कार्यालय में बैठते हैं, सभी अधिकारी बैठते हैं। और जैसा मैंने बताया, पिछले साल का अगर आपको डेटा देखना हो तो हम डिसिप्लिनरी कार्रवाइयों का डेटा भी दे सकते हैं, जिसमें कई आरक्षक सेवा से पृथक हुए हैं और कई अन्य स्तर के अधिकारियों का भी, सब इंस्पेक्टर अधिकारी भी सेवा से पृथक किए गए हैं। तो डेफिनेटली ये कार्रवाई चलती रहती है। ये लव जिहाद तो कोई कानूनी टर्म नहीं है, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट हमारे पास जो भी आंकड़े हैं उसमें आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है। कई बच्चियां या कई वयस्क भी हैं, इंटर कम्युनिटी, इंटर कास्ट, हर तरह के लोग मिक्स होकर जाते हैं। तो ऐसा कोई हमारे पास कोई प्रायोजित यहाँ पे ऐसी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। और आप कोई भी आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आजकल इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी, हर तरह के बच्चे बच्चियाँ आपस में घुल मिल रहे हैं और उसका परिणाम तो उनके मिलना जुलना वो है, उसका एक नेचुरल उसका कोर्स ऑफ एक्शन है। देखिए, कई चीज़ें जैसा मैंने बताया, पुलिस की सारी मेहनत हम लोग दिखा नहीं पाते, इसलिए आपके माध्यम से आज हम लोग बैठे हैं। उनके भी कई भ्रम हो सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग उसमें सफल नहीं हुए हैं, युक्ति को ढूंढने में, मनासा की युक्ति के ढूंढने में। डेफिनेटली उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। और बट जहाँ तक जैसा मैंने बताया, विवेचना के हर तकनीक, हर विटनेस, हर साक्ष्य को हम लोग पब्लिक में नहीं बोल सकते, इसलिए आपको वो सारी मेहनत दिखती भी नहीं है। पर मैंने जो परफॉर्मेंस का आंकड़ा आपको बताया, मैं आपको आज प्रेस नोट ग्रुप में भी डाल दूंगा। कितनी बच्चियां गई और कितने बच्चियां बरामद हुई, कितने बच्चे गए, कितने बरामद हुए। तो डेफिनेटली वो पुलिस के प्रयासों से ही हुआ है। किसी एक प्रकरण को अगर यार्डस्टिक बनाया जाएगा तो फिर बाकी जो मेहनत पुलिस की है उसको आप इग्नोर करेंगे तो उनके लिए भी मोरल उनका डाउन होता है। इससे सर, इसमें नेशन वाइज भी आप देखेंगे तो जिनका पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ डेफिनेटली नंबर्स ज़्यादा होंगे। बट ऐसा कोई, जैसा मैंने बताया, कोई प्रायोजित तरह से हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं आए हैं कि किसी एक कास्ट या एक कम्युनिटी या दूसरे कास्ट या दूसरे कम्युनिटी, इस टाइप का कोई बहुत ज़्यादा कोई रिमार्केबल डेटा दिख रहा हो जिस पे कोई वर्क करने के या कोई प्रायोजित तरीके से कुछ हो रहा हो, उस पर करने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल डेटा है उसमें पॉपुलेशन के वाइज जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उसी टाइप का डेटा हमारे पास सामने आता है। भ्रम दूर करने की बात कही है आपने। भ्रम दूर करने के लिए जो है इसको पब्लिक डोमेन में दिया जा सकता है, ये डेटा उस आधार पर दिया जा रहा है क्या मीडिया को? देखिए, आज तक हमने उस तरह से कास्ट कम्युनिटी बेसिस पे हम लोगों ने इस डेटा को नहीं रिलीज़ किया है और उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसी डेटा को भी किसी तरह से मिसलीड किया जा सकता है। अगर आपके पास छोटा डेटाबेस हो, आप 3 महीने का डेटा ले ले, हो सकता है एक डेटा पॉइंट को ही आप उसको एक ट्रेंड मान लें। तो कोई भी डेटा जो कि जिसको बहुत अलग अलग तरह से कंक्लूड किया जाए, उसको फिर जो प्रसारित करने से पहले एक बार हमें उसको देखना पड़ेगा। सर, ये चिन्हित केस हो गया है स्पेसिफिक? जैसा मैंने बताया, उस समय मतलब किस समय की बात कर रहे हैं आप? 13 महीने पहले जो भी केस आया था। जी, देखिए, 13 महीने पहले तो लगभग उस समय FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद उस समय सभी साक्ष्यों पे हम लोग वर्क कर ही रहे थे। और लाइटली, जैसा मैंने बताया कि डेटा ही आपको सब कुछ बता सकता है। डेटा आप देखेंगे तो पुलिस सभी प्रकरणों में प्रयास कर रही है और उसके रिजल्ट भी आपके सामने हैं। और किसी एक प्रकरण को आप यार्डस्टिक बनाएंगे और जिसमें एक प्रकरण में नहीं मिला उसको आप बोल के वो लाइटली है, तो ऐसा कोई
उस समय किसी के मतलब फिर वो पुलिस का मतलब बाकी सारी मेहनत को हम लोग फिर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर आपके पास 10 पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। कोविड में आप लोगों ने देखा, हम लोग लगातार उसमें लगे थे। आज हम लोग बात करते हैं 14 महीने का समय, जिसमें 4-5 महीने कितने आपदा में गुजरे। उस समय भी पुलिस को बहुत टीम भेजने में बहुत समस्याएं थी, उसके बाद भी टीमें लगी रही। पिछले साल का परफॉर्मेंस जो डेटा बेस्ड है वो आपके सामने है। और आरोप लगाना के बारे में पुलिस को एसआईटी गठित करने में काफी टाइम, उसमें एसआईटी पहले से गठित थी, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी थे। इसके बाद जो अभी जो एसआईटी गठित की गई है उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी और 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उसको बढ़ाकर उसका चूंकि अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिला, इसलिए एसआईटी को और अपग्रेड किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट जो उस समय शायद थाना प्रभारी उस समय थे भी नहीं, नीमच में भी पोस्टेड नहीं थे। तो जैसे जैसे हमारे पास जो भी एक्सपर्टीज़ जो अवेलेबल हो रही है, हम लोग उसको उसमें यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक उनसे मिलने का सवाल है, जैसा मैंने पहले बताया, शुरुआती दिनों में ही मैं भी गया था। उनकी जो भी कन्फ्यूजन थे उनको हमने दूर करने का प्रयास किया था। इसके पहले भी जब प्रकरण विवेचना में था, मनासा थाने भी जाकर मैं उनसे मिला था, उनके परिवार से मिला था, और उसमें जो भी उनके पास क्लूज थे उन पर चर्चा की थी कि और कौन सी दिशा में हम लोग विवेचना कर सकते हैं। डेफिनेटली पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी है नहीं, हम लोग क्लूज पे काम करते हैं। कहीं से कोई सूचना मिलती है, कोई हमें मुखबिर से तकनीकी सूचना या जैसे भी हम लोग का कोई क्लू मिलता है तो उसको हम लोग वर्कआउट करते हैं। सर एसआईटी को 4 दिन हो गए गठित हुए, तो क्या कुछ ऐसा, जैसा मैंने बताया कि विवेचना जो अभी जिस स्टेज में है, हम लोग सारे क्लूज को डाइवर्ज भी नहीं करना चाहते, बट अभी पिछले कुछ दिनों में एक टीम महाराष्ट्र भी गई है, एक टीम मंदसौर में भी कैंप कर रही है, और जैसा आप लोग मनासा से जो हैं वो देख भी रहे होंगे, हमारी कुछ टीम के मेंबर्स वहाँ मनासा में भी कैंप कर रहे हैं। तो लगातार टीमें जो है अलग अलग जगह पर कैंप कर रही हैं। हम लोग राजस्थान भी अभी टीम भेजने वाले हैं, और डेफिनेटली सारे जो हैं प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें अभी सारे क्लूज पे अभी डिटेल देना उचित नहीं होगा। सर ये पूरे प्रकरण में फर्स्ट तो अगर कोई अपराध होता है जिसमें कोई आवेदक होता है, आवेदक बताता है कि मेरे साथ कोई मारपीट हुई, मेरे साथ कोई घटना हुई, या मेरे किसी परिवार या परिचित जिसने देखा हो घटना होते हुए, तो उस पर हम लोग एफआईआर करते हैं। 363 के मामले में जो नाबालिग युवतियाँ होती है, उसमें माननीय न्यायालय ने बोला है कि अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है किसी के साथ, तो उसका कंसेंट का कोई मायना नहीं है, तो उसको अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसलिए उसमें अगर आप बच्ची अगर वो अपने घर से निकल के बुआ के यहाँ भी चली गई है, तो हम उसको संदेही मानकर हम 363 की कायमी करते हैं। वयस्क जो बालिकाएं, वयस्क जो युवतियां हैं, उनमें अगर जब तक कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं होता कि वो कहाँ गई है, अपनी मर्जी से गई है, तो उसमें जब तक आपके अपराध संज्ञान में आएगा नहीं, तो अपराध संज्ञेय अपराध बनेगा नहीं। और डेफिनेटली जैसे ही कोई फैक्ट आता है तो हम लोग उसमें अपराध दर्ज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब गुमशुदगी होती है तो उसमें हम लोग जांच नहीं करते। जैसा मैंने बताया, गुमशुदगी जिस दिन हुई उसके अगले दिन से ही सीडीआर निकाले गए, सभी जिनसे बातचीत होती थी पूछताछ किया गया। टीम मंदसौर रवाना की गई, वहाँ भी टीम ने पूछताछ किया। ये सारी चीज़ें केस डायरी में उल्लेखित हैं और किसी भी जांच में वो चीज़ सामने आ जाएगी। जैसे आप बता रहे हैं सर कि चीज को दस्तियाब करने में शुरुआती दौर में अगर कुछ होता तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिल सकता है, ये बात तो सही है। डेफिनेटली जो गुमशुदगी भी कायम हुई थी, आप देखेंगे हमारी केस डायरी भी उपलब्ध है। हम लोगों ने सेकंड डे से ही सभी के सीडीआर निकाले, उनमें जिनसे बातचीत होती थी उनके लोकेशन लिए गए, जिसको पूछताछ के लिए बुलाया गया उसके कॉल डिटेल से उसको एनालाइज भी किया गया। जैसे अभी भी जो आरोपी बने हैं उनके द्वारा कहा गया कि लास्ट हमने भादवा माता छोड़ा और फिर हम घर आ गए। उनके लोकेशन भी उस समय चेक किए गए थे, शाम में, सुबह में, अगले दिन सुबह घर पर ही मिले थे। तो प्राइमा फेसी कोई वैसी बात नहीं आई थी। उसके बाद अन्य लोगों से भी, उस रात भी उसकी अन्य लोगों से बात हुई थी, उनसे भी पूछताछ किया गया। मंदसौर में कुछ लोगों से बात हुई थी, तो टीम वहाँ भी गई थी। तो लगातार प्रयास जारी था। अब कई चीज़ें हैं विवेचना में, हम लोग हर चीज़ खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि फिर आरोपी को वो उसका फ़ायदा मिलता है। ना हम बहुत तकनीक आपको डिटेल में बता सकते हैं, ना ही हम उसको आरोपी को पकड़े जाने से पहले उसका खुलासा कर सकते हैं। सर इसमें लास्ट टाइम पे जो भादवा इसकी नहीं हुई है, उसका फ़ोन ज़रूर हमें 15 दिन बाद IMI उसका एक्टिव हुआ था, और उसके तत्काल हम लोग IMI लगातार उसको डे टू डे बेसिस पे ट्रेस कर रहे थे। जैसे ही एक्टिव हुआ था हम लोग उसको फ़ोन को ट्रेस करके एक महिला तक पहुँचे भी थे, जिसके द्वारा बताया गया था कि वो फ़ोन उसको वहीं पर मंदिर पर ही मिला था। उसमें वेरीफाई भी किया गया था कि वो वहाँ क्यों गई थी। उसके घर में एक पैरालाइज्ड मरीज़ था, तो उससे भी उसको कंक्लूड किया गया था। डेफिनेटली जो भी क्लूज मिले हैं उस पर हम लोगों ने वर्क किया है और केस डायरी में सभी उपलब्ध है, बट चूँकि वो विवेचना में है तो इसलिए हम लोग उसको
फैक्ट वाइज आपको अभी बता नहीं सकते। सर एक लड़की का मामला हम लोग को बहुत सारे क्लूज मिले हैं, कई लोगों ने एक्सेप्ट भी बीच में किया है, बाद में उससे पूछताछ कड़ाई से की गई तो बताया शराब के नशे में हमने बोल दिया। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं, कई लोग की पुरानी दुश्मनी भी है, किसी का इनके द्वारा भी पूर्व में एफआईआर कराए गए हैं कुछ पक्षों के विरुद्ध। तो सभी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर क्लू वर्कआउट नहीं होता है, और जब एक र्यूमर चलता है तो उसी को सुनकर पूरा गांव फिर वो र्यूमर भी बोलने लगता है। तो डेफिनेटली जो भी क्लूज हम लोग को मिल रहे हैं उस पर वर्क किया गया है, और इस पूरे प्रकरण की समीक्षा भी पूर्व में भी डीआईजी महोदय द्वारा भी डायरी बुलाकर की गई है, और इसमें पूर्व में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, और इसमें इनाम बढ़ाने के लिए राशि भी आईजी महोदय को लिखा गया था, जो भी प्रक्रियाधीन है। तो पूरे प्रकरण में लगातार इसमें टीम लगी हुई है। जो लास्ट आरोपी मिला था उसकी जब पूछताछ की गई थी तो वो भी लड़की है, उसके फादर के साथ सामने किया गया था, ताकि उनको भी संतुष्टि रहे। उनको थाने पे ही बुलाकर उसके सामने ही सारी पूछताछ भी की गई थी। तो डेफिनेटली पुलिस ने पूरा प्रयास किया है, और जो शुरू में जो पेरेंट्स का थोड़ा सा जो गुस्सा है कि एफआईआर क्यों नहीं की गई, तो उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है कि वयस्क जब युवती जाती है तो उसमें तत्काल एफआईआर नहीं होती। अगर कोई प्राइमा फेस मीडिया में आ जाता, पब्लिक डोमेन में आ जाता तो इग्नोर करने वाली बात ही नहीं थी, जो कि सामने मीडिया को पता चलता। मतलब मीडिया से आप जैसे आपकी 2-3 बार उनके पिताजी से बात हुई, उन लोगों से बताया कि विवेचना के कई पहलू हैं जिसको हम लोग बहुत डिटेल नहीं बता सकते, और खासकर पब्लिक हो या मीडिया हो या फिर पीड़ित का परिवार हो, सभी को रिजल्ट चाहिए। आप कितना भी मेहनत कर लें, अगर बच्चा बोलता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं देता है, तो फादर यही बोलता है पढ़ाई करो, है ना। तो वो सारी हमारे, तो अगर हम शुरू से डिफेंस मोड में ही चले जाएं कि हम उसमें मेहनत कर रहे हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम उसमें रिजल्ट दें, और रिजल्ट फिर अपने आप बोलता है। और जैसा मैंने बताया कि कई प्रकरणों के बाद 1-2 प्रकरण होते हैं जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती, बट उसको फिर ओवरऑल सफलता का या मेहनत का यार्डस्टिक बनाना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप मानते हैं कि पुलिस से भी, जैसा मैंने बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पुलिसकर्मी लिमिटेड हैं, समय लिमिटेड है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण बच्चियां जो पहले 1-2 जाती थी आजकल लगभग हर दिन जा रही हैं। हर चीज़ में टीमों को जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, तो हर चीज़ एक टेंजिबल टाइम लेता है। क्योंकि तो सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबू से करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उस समय मीडिया पे आरोप लग रहे थे कि आप, देखिए, हम तो आपके सामने फैक्ट्स रखने आए हैं, यहाँ पर हम लोग कोई स्ट्रेटेजी या पॉलिसी बनाने नहीं आए हैं, और आम जनता जो नीमच की है उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चियाँ ज़्यादा जा रही हैं, कोई डेटा जो वेरीफाइड नहीं है उसको यूज़ करके क्लेम किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्लैरिफाई करने आए हैं। जो ऑफिशियल डेटा है, किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि कोई और डेटा भी चाहिए, किसी और एंगल से भी उसको एनालाइज करके चाहिए, तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। और हम तो डेटा मिल जाएंगे क्या बालक? देखिए, हम लोग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप डेटा देखेंगे, अगर एक प्रकरण में सफलता नहीं मिली है और 90 अन्य प्रकरण में सफलता मिली है, तो हम लोग सिर्फ उस एक प्रकरण को पकड़कर अगर पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करेंगे तो उनका मोरल भी डाउन होगा और उनके लिए उचित भी नहीं है। डेफिनेटली एक प्रकरण जो बचा है वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज डीएसपी रैंक के अधिकारी एसआईटी में लगे भी हैं। और कोई भी प्रकरण जो इवन 363 के जो एसओपी हैं उसमें 3 महीने तक आईओ विवेचना करता है, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो एसडीओपी रैंक को वो डायरी ट्रांसफ़र हो जाती है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं। अब आप ये बोल सकते हैं कि हम डे 1 से एसडीओपी को दे दें, बट जितने बच्चियां जा रही हैं क्या हर प्रकरण में हम एसडीओपी को दे सकते हैं? क्या हम हमारे पास अगर हमारे पास 50 डीएसपी होते तो हम हर डीएसपी को प्रभारी बना देते, बट क्या अगर 80 बच्चियां गई हैं तो हम 80 एसआईटी हम डे 1 से बना सकते हैं? देखिए, आरोपियों से अभी मैं पर्सनली मिला नहीं हूं, क्योंकि हमारा भी जो फोकस था वो बच्ची को ढूंढने में था। आरोपी कई और तरह की भी शिकायत किए हैं थाना प्रभारी के विरुद्ध की टीम बार बार पहुंच जाती है, अभी भी पहुंच जाती है, बच्चा जेल में है उसके बाद भी पुलिस पहुंच रही है, सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की गई है। तो पुलिस का काम तो पूछताछ करना है, लगातार पूछताछ करना है। तो जो भी उसमें फैक्ट है वो सामने आए, मैं उनसे भी पर्सनली मनासा क्षेत्र में जाकर मिलूंगा, उनकी भी जो पक्ष है वो भी समझेंगे। बट डेफिनेटली जो आरोपी पक्ष है वो पुलिस टीआई और उनसे संतुष्ट तो नहीं होगा,
और जैसा कि वो पुलिस CM हेल्पलाइन और अन्य जगह शिकायत भी की है कि बार बार हमें परेशान किया जा रहा है, जो कि अब पुलिस का वो पूछताछ करना वो तो विवेचना का पार्ट है। जमीनें बेचने का तथ्य आया है क्या पुलिस से? मेरा मिलना नहीं हुआ है, बट मैं उनसे मिलूंगा, पर्सनली मिलूंगा और उनका जो भी फैक्ट है, और जांच में कोई भी चीज़ उसको छिपाई नहीं जाएगी, और जो भी उसमें अगर वैसा फैक्ट मिलता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल भी की गई थी, इस साल भी जो भी गलत कार्रवाई करेंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, एक गृह मंत्री क्या जाने के बाद जैसा मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली हमें सफलता नहीं मिली है, तो कहीं तो हम लोगों को अभी पहुंचना है, मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। जो लास्ट आरोपी गिरफ्तार किया गया था, पीड़ित के परिवार को संतुष्ट करने के लिए उनके फादर के सामने पूछताछ किया गया था, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, उनके द्वारा ही उनको संदेही बनाया भी गया है और उसके बाद उनके सामने पूछताछ की गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी जो किया जाएगा उसमें भी कई जो फैक्ट है सामने आ जाएंगे, तो हमें कोई भी हमारा पर्पस जेल भेजने से प्रकरण समाप्त होगा नहीं, वो हमें भी पता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मर्डर है, हमने किसी को फॉल्सली एक्यूज बना के केस खत्म कर दिया। बच्ची जब तक मिलेगी नहीं, हमारे लिए प्रकरण उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उसमें कोई फ़ायदा किसी को मिलना नहीं है। गलत आरोपी को जेल भेज देने से हमें बच्ची बरामद होनी नहीं है, प्रकरण चलता रहेगा। तो ऐसा कोई उसमें कारण न समझ में आता है, न उसमें किया गया है। सर, पिता से बातचीत हो रही है आपकी, आप गए भी? उनको रेस्ट की आवश्यकता है, इसलिए उनको थोड़ा रेस्ट दिया जा रहा है। हम लोग 20 दिन थे तो ऐसा नहीं था, अगर उठाना होता तो हम लोग day 1 से उठा लेते, बट ये था कि स्वास्थ्य खराब था, और जब पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा जुड़ने लगी, उनको रेस्ट नहीं मिलने लगा, तो स्वास्थ्य में फिर उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। इसलिए 3-4 दिन तक वो स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा, फिर आपके लिए वो स्वतंत्र आदमी है, आप जाकर पूछताछ कर सकते हैं और उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। जहाँ तक किसी एक थाना क्षेत्र से जाने का सवाल है, तो ये कोई जो बच्चियां हैं अपनी मर्जी से जा रही हैं। जैसा मैंने बोला, सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, कई जगह बड़े शहर होते हैं वहाँ ज़्यादा जाते हैं, या हो सकता है कहीं कोई विशेष कहीं ट्राइबल ज़िले हैं जहाँ पर कम उम्र में शादियों का रिवाज है, वहाँ भी जब शादी का प्रेशर बनने लगता है तो वो निकल जाती हैं। तो कई सामाजिक परिवेश है, इसमें कोई ये उस तरह का अपराध नहीं है जहाँ पर आप पुलिस कंट्रोल कर सकती है आपका। हम हर बच्ची को फ़ोन पे बात करने से रोक नहीं सकते, व्हाट्सएप यूज़ करने से रोक नहीं सकते। इवन जब PUBG बैन नहीं हुआ था, उस समय हम किसी को PUBG खेलने से भी नहीं रोक सकते थे, जबकि उसके कारण हमें भी पता था सुसाइड हो रहे हैं, बच्चे घटनाएं कर रहे हैं। तो जब हमें कानून का सहारा मिलता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, और 363 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला कि इसमें प्रकरण दर्ज करिए, आप इसको अपहरण मानिए, कंसेंट उनका इररिलेवेंट है अगर माइनर है, तो हमें बल मिला है, हम उसमें सज़ा दिला पाते हैं। पहले वो था कि वो बोल देते थे अपनी मर्जी से गई थी, तो उसमें कार्रवाई भी नहीं हो पाती थी। सर, कई प्रकरण ऐसे हैं प्रकरण हुआ भी था जिसमें नाबालिग युवक युवती ने सुसाइड किया था। डेफिनेटली आजकल बच्चे बहुत इमोशनल हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम भी ब्रेक हो गया है, तो बहुत सपोर्ट भी नहीं होता कज़न के साथ या मामा या मौसी या बुआ से बात करने का। तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस हैं कि आप अगर पेरेंट्स किसी बात पे डांट लगा दिए, आपके पास कोई वेंट करने का वो जरिया नहीं है, तो फिर आप कोई गलत कदम उठा लेते हैं, फेसबुक लाइव पे जाके कर लेते हैं। तो कई तरह की सोशल समस्याएं डेफिनेटली आई हैं, और किसी भी हम लोग उसको एंगल को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अज्ञात जितनी भी गुमशुदगी अगल बगल के ज़िले और राज्य हैं वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, और अन्य तो सारी संभावनाओं को हम लोग उसमें तलाश कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपकी बात सही है कि अगर हम बच्चों को बहुत प्रेशराइज करेंगे तो वो गलत कदम कहीं ना कहीं उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, और माननीय न्यायालय भी इसी तरह के SOP जारी किए हैं, उसमें फिर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। आप किसी भी अगर आप मर्डर केस में भी ले ले, पहले गुमशुदगी कायम होती है, हो सकता है अगले दिन वो कहीं उसकी बॉडी मिलती है, तो हम गुमशुदगी के समय में 302 नहीं कायम करते, और क्योंकि आपके पास आरोपी चाहिए, है ना, और आप कई चीज़ें हो सकती है, कई घटनाएं हो सकती है, तो जो जब खुलासा होता है तभी फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। सर, इसमें एक नहीं, डेफिनेटली हम जांच के लिए तैयार हैं, और कोई भी अगर उनके पास फैक्ट है, डेफिनेटली अगर गुस्सा है और किसी बात का गुस्सा अगर वो निकलता है, तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। अगर तत्कालीन रूप से अगर कोई किसी समय डिमांड की बात होती तो हम डेफिनेटली उसको और रिलायबल मानते हैं। अभी भी हम उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई भी एविडेंस है, हम जांच के लिए तैयार हैं, और हमने उनको पहले भी ऑफर किया है कि IO से संतुष्ट नहीं है, TI से संतुष्ट नहीं है, हम दोनों के विरुद्ध जांच करेंगे। आप अपने एविडेंस दीजिए, फैक्ट दीजिए, जिनके सामने जो भी आपके फैक्ट है वो दीजिए, हम तो जांच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 25 से 27 दिन हो गए लगातार। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो फादर है उनका जो एक गुस्सा है, जो हम लोगों ने उनको कानून का पक्ष भी समझाने का कोशिश किया है,
आप भी जानते हैं अगर किसी की बच्ची जाती है, वो चाहते हैं उसके पूरे परिवार को बिठा लिया जाए, 4 दिन बिठा लिया जाए, 7 दिन बिठा लिया जाए, वो भी न्यायिक नहीं होता। हम बिठा सकते हैं, कल को कोर्ट में कोई आवेदन लगा देगा, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें भी हमने उनको कानूनी प्रक्रिया समझाने की कोशिश की है। चूँकि लड़की के फादर हैं, डेफिनेटली उनको तभी तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक बच्ची घर नहीं आ जाती, और वो हम भी समझते हैं। और लिखित में अभी तक उन्होंने कोई फैक्ट वाइज उन्होंने आवेदन नहीं दिया है। अनशन पे जरूर उन्होंने बोला। मैं भी उस समय जब इतने बड़े स्तर पे वहाँ पर भीड़ नहीं शुरू हुई थी, मैं भी जाकर मिला था उनसे, 1 घंटे बैठकर वो सारे उनको फैक्ट भी समझाए थे। और बाकी जो भी है, जिनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो भ्रमित करने का उनको प्रयास कर रहे हैं। बट हम लोग लगातार, मेरे स्तर पे एडिशनल साहब भी, CSP साहब भी लगातार उन जो लड़की के फादर हैं उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उनको उसी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो पूरी टीम है अभी उसमें लगी है। हमारा पूरा फोकस बच्ची को ढूंढने में होना चाहिए। जो जांच की बात है, वो एक लिखित आवेदन जो भी फैक्ट वाइज देंगे, हम लोग उसको जिस स्तर पे भी जांच कराना चाहते हैं तैयार हैं। सर, पुलिस प्रारंभिक तौर पे कहता है मानना है बालिग युवतियों में हम लोग प्राइमा फेसी, जब तक कोई अनलेस कोई वीडियो आ जाए या कोई अगर उसमें कोई डायरेक्ट कोई विटनेस आ जाए जो बता दे कि गाड़ी में हमने ले जाते देखा या ऐसा देखा, उसी में हम लोग प्रकरण दर्ज करते हैं। बाकी में जब लड़की आती है, अपना बयान देती है, उसके आधार पे हम लोग फिर भले वो 366 हो, 376 हो, हमारे साथ गलत काम हुआ, वो अपने हम लोग सेक्शन बढ़ाते हैं। सर, उसकी भूख हड़ताल कि नीमच में कोई भी महिला हो, पुरुष हो, सबकी जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी बच्ची को ढूंढना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनका स्वस्थ रहना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई उसको मंच पे यूज़ करके उनका स्वास्थ्य को रिस्क पर लेकर वो अपना एजेंडा सार्थक करना चाहते हैं, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, एज लॉन्ग एज उनका स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। पहले उनको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा था, जब वहाँ पर थे हम लोग जब लगातार जाकर मिल रहे थे। फिर जैसे जैसे वहाँ भीड़ बढ़ी, गर्मी का सीज़न भी बढ़ा, उनको रेस्ट मिलना भी बंद हो गया और गर्मी भी बढ़ गई। इसके कारण स्वास्थ्य में उनकी गिरावट हुई। जब डॉक्टर 2-3 दिन तक लगातार उसमें देखे कि वो धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है डिहाइड्रेशन के कारण, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया। सर, केस सॉल्व होने तक आईसीयू में रखा जाएगा, उससे पहले भी चेक कराएंगे उसको? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक 1-2 दिन में स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि 20-22 दिन तक वहाँ रहे, ऑर्गन डैमेज होने का खतरा रहता है। अगर आप सही से खाए पिए नहीं, दिन भर चाय पीते रहें, तो भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो 2-3 दिन ज़रूरी है कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, और जिस दिन डॉक्टर क्लियर कर देंगे, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है कि उनको वहाँ ज़बरदस्ती रखा जाए। सर, लड़की इस केस में अपने घटनाक्रम पर देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई है, जो 4 आरोपियों को उसमें चिन्हित किया गया है, उनसे डिटेल में पूछताछ की गई है, कड़ाई से पूछताछ की गई है, उनके फादर को सामने रख के भी पूछताछ की गई है। और उसमें अभी तक यही उनका कहना सामने आया है कि चूँकि जो युवती है वो घर जाना नहीं चाहती थी, किसी कारण से डरी हुई थी, उस कारण से इन लोगों को बोला गया कि हमें भादवा माता छोड़ दो, अगर आप कहीं और नहीं ले जा सकते। उसी टाइम फ्रेम में जब वो उनके साथ थी, उसने अपने और मित्रों को भी फ़ोन किया, जिनके भी बयान हैं, जिनको भी उसने बोला कि आकर मुझे ले जाओ, जिन्होंने मना कर दिया। अगर इनको कोई घटना कारित करने का शुरू से अगर प्लान होता, तो हो सकता है वो फ़ोन करने नहीं देते, फ़ोन उसको बंद कर लिया जाता। आगे क्या घटनाक्रम हुआ है वो स्पष्ट नहीं है, बट डेफिनेटली घर छोड़ने की बजाय उन्होंने किसी अन्य जगह पर छोड़ा, तो डेफिनेटली मॉरली उसमें रिस्पॉन्सिबल किसी से भी है। प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है सर, किसी लड़के से पार्टी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। डेफिनेटली उनकी बातचीत कई नंबर से होती थी, फेसबुक पे भी चैट होती थी, और उन सभी क्लूज पे वर्कआउट किया गया है। उसके बाद ही हम लोगों ने आरोपियों को, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले, उनको चिन्हित किया है।